हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द कोर्स ऑफ MIC MJC 0.2। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। Okay। तो मी मानेश्वर राय, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट ठाकुर सर अकेडमी। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द फुल कोर्स, यदि आप फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठाकुर सर अकेडमी ये ऐप है। इसको आप गूगल एंड्रॉइड से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉलोइंग कोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। लाइक कोर्स फॉर क्लास 11 12 BSc MIC लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, सच काइंड ऑफ कोर्स अवेलेबल। और यदि कोर्स के बारे में कोई फर्दर आपको इंक्वायरी करनी है, सो यू मे कॉल ऑन दिस नंबर 9155545177। रिपीट द नंबर 545177। इस पर क्वेरी कर सकते हैं। चलिए खैर, तो हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, न्यूटन्स फार्मूला एंड लेप्लास करेक्शन है। तो यहाँ मीडियम का मतलब हम गैसेस मीडियम के बारे में बात करें। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम, एयर मीडियम। क्लियर है? इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम, इसको दो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था। पहले साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन, ठीक है, इसलिए इसको न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं। और जो सेकंड साइंटिस्ट है जिसको कैलकुलेट किया था उसका नाम है लेप्लास, ठीक है। तो न्यूटन के फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिन कारणों से वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा था और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा था, ठीक है। जनरली फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि दो तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एक तो फार्मूला के आधार पे हम क्या करते हैं, फार्मूला के आधार पर रिजल्ट को ऑप्टेन करते हैं, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो यदि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई है तो फार्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। और यदि एक्सपेरिमेंटली यदि वेरीफाई नहीं है, ठीक है, रिजल्ट, इसका मतलब ये है कि फार्मूला हमारा इनकरेक्ट। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने एक फार्मूला लगाया, उस फार्मूले से वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया और वो वैल्यू आया 280 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जबकि ये 330 मीटर पर सेकंड होता है। आ रहा समझ में? ये जो करेक्शन था, गैप जो था 280 और 330 में, इस गैप को एड्रेस करने में बहुत बड़ा रोल किसका है? लेप्लास साहब का है, ठीक है। तो लेप्लास साहब ने सिंपली ये किया कि न्यूटन के फार्मूला को करेक्ट कैसे बोलते हैं, लेप्लास करेक्शन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड, ठीक है। पहले हम सॉलिड में निकालेंगे, ठीक है, फिर हम निकालेंगे गैसियस मीडियम में। तो डिफरेंट मीडियम में क्या करना, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि किसी मतलब किसी साउंड के वेव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको पहले हमको समझते हैं इसका बेसिक मैकेनिज्म। तो इफ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि साउंड है क्या, आप क्या बताओगे साउंड के बारे में? साउंड क्या है? साउंड एक तरह का वेव है, ठीक है, जो मीडियम में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है। क्लियर है? यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो यहाँ से फॉर्मूला को इजीली आप डिराइव कर सकते हैं। गुड। लुक, व्हाट इज साउंड? साउंड, तो साउंड क्या करता है? साउंड एक वेव है, ठीक है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे ट्रैवल करता है। क्लियर है? ठीक है। तो साउंड क्या है? अ टाइप ऑफ वेव। अच्छा, टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसा वेव है ये? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्लियर है? तो वेव दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये सर टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव, वेव travels in the form of rarefaction and compression, travels in the form of rarefaction, rarefaction को R से हम डिनोट करेंगे एंड कॉम्प्रेशन को हम C से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो रेयरफैक्शन एंड कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन को हम, इट क्लियर, ठीक है। तो साउंड क्या है? साउंड एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। क्लियर है? ठीक है, दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन, ठीक है। अब इस डिफिनेशन में सारी बातें आ गई, ठीक है। पहली बात क्या है, साउंड क्या है? साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये होता है कि देखिए, जब जब भी कोई वेव ट्रैवल करता है, ठीक है, तो वेव के अंदर एक फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्लियर है? क्या बोलते हैं?
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एक वेक्टर होता है, इस वेक्टर को हम के से दिखाते हैं, ठीक है, इस के को हम बोलते हैं के वेक्टर को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्लियर है? तो यदि लाइट यदि कोई पर्टिकुलर वेव है, ठीक है, और वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि वेव जो है कुछ इस तरह से ट्रैवल कर, यानी कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एक्स डायरेक्शन में है और वेव भी आपका ट्रैवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, सॉरी, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। सेकेंड होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनल वेक्टर है, क्लियर है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कुछ नहीं है, सिंपली क्या करता है, वेव के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड विद रेफरेंस टू सम स्टैंडर्ड, क्लियर है, एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्लियर है? क्लियर, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो यदि वेव प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के डायरेक्शन में ट्रैवल करे, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, और यदि वेव प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। क्लियर है? तो इसे मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और वेव ट्रैवल कर रहा है कुछ इस तरह से। वेव का हर एक पार्टिकल हर एक पॉइंट पे क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका के वेक्टर है, के वेक्टर क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो है अलोंग होता है, ठीक है, अलोंग द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्लियर है? और ट्रांसवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। आपको बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वेव जो है दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ओके। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो कैसे ट्रेवल करेगा, देखिए, तो ये क्या प्रोपोर्शनल वेक्टर है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है के, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर जब वेव ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। क्लियर है? ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल वेक्टर है, प्रोपोर्शनल वेक्टर है, तो वेव क्या है, वेव ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो साउंड वेव कैसे ट्रेवल करेगा, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। आप जानते हैं कि नेचर में हर एक जो मीडिया है, ठीक है, ठीक है, हर एक जो मीडियम है, ठीक है, चाहे वो एयर मीडियम हो, चाहे वो क्या कहते हैं वाटर हो, कोई भी मटेरियल, एनी काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एक फोर्स के द्वारा, ठीक है, ये पार्टिकल एक फोर्स के द्वारा आपस में बाइंड, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है, ठीक है, क्या है, एक सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, जो कि सॉलिड सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में हर एक चीज़ किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है, तो हर एक चीज़ बना हुआ है एटम से, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम, एटम से बना हुआ है। कितने सर्कल आपको दिख रहा है, सब क्या है, एटम है, और इसके बीच जो लाइन जो दिख रही है एटम के बीच का फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स है। आ रहा समझ में? जब हायर स्टडी आप करोगे, जब आप क्या कहते हैं बीएससी पार्ट 2 में जाओगे या 3 में जाओगे, वहाँ पे पढ़ोगे सॉलिड स्टेट का कोर्स आप पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्लियर है? वो कोर्स आप पढ़ोगे कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ना, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। तो एक्चुअल जो मॉडलिंग होता है मटेरियल का वो इस तरह से होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कि इसमें कुछ फोर्स अप्लाई कर, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर मटेरियल, और मान लो ये जो मटेरियल है लिक्विड है, क्या है, ये कोई लिक्विड है, इसके ऊपर हम पर्टिकुलर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये एटम क्या होगा, एटम डिस्टर्ब हो जाएगा अपने पोजीशन से, ठीक है, तो ये एटम अपने पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि अब जो इसका शेप होगा ड्यू टू अप्लाइंग सम फोर्स, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह का शेप होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस चीज़ को सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो तुम आगे स्टडी करोगे वहाँ पे इसको हम दिखाते हैं स्प्रिंग बॉल मॉडल से। किससे दिखाते हैं? स्प्रिंग बॉल मॉडल से, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो तुमको बीच में तुमको लाइन दिख रहा है क्या, स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ से एटम अटैच है, स्प्रिंग है, यहाँ से एटम अटैच है, स्प्रिंग है, यहाँ से क्या एटम अटैच है, स्प्रिंग है, यहाँ से एटम अटैच है। आ रहा समझ में? ओके। और जब इसके ऊपर हम फोर्स लगा, जैसे हम इसको पुश करेंगे, हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये अपने पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है।
तो जब ये डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है या तो कॉम्प्रेस होगा, एलोंगेट होगा। क्लियर है? तो ये जो कॉम्प्रेशन इलोंगेशन की जो टेंडेंसी, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है? और इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए एक टूल होता है, उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। ठीक है? तो बल्क मॉडुलस इज ए काइंड ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी मीडियम की इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। और इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी ये कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम किसी मीडियम पे अप्लाई करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एटम है, ठीक है, क्लियर है, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है? तो देखो भैया, जब हम बातचीत करते हैं, साउंड क्या होता है, व्हाट इज साउंड? जब हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है कि अर्थ के ऊपर जो हम किसी से बात करते हैं, धरती के ऊपर, ठीक है, तो जब हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे, आप मेरी बात को सुन पाएंगे, ठीक है। बट सिमिलर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हम ऐसी जगह पे करें जैसे कि हम मून पे करें, ठीक है, तो मून पे क्या है, मून पे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस नहीं है तो मून पे हम कितना भी जोर जोर से चिल्लाते रहे, आपको आवाज़ आवाज़ मेरी बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। क्लियर है? तो चूंकि वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी एटमॉस्फेयर इज अ काइंड ऑफ मीडियम, और वो मीडियम क्या प्रेजेंट नहीं है, तो इन कारणों से वट एवर थिंग आई एम सेइंग, ठीक है, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, आप उन बातों को नहीं समझ पाते हो, ठीक है। लेकिन अर्थ पे क्या होता है कि हम कुछ भी बोले, मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी हम बोले तो आप उसको समझ पाते क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस। ये एटमॉस्फेयर क्या है भैया, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ये एटमॉस्फेयर क्या है भैया, समझो जरा इसको। ठीक है? तो देखो, एटमॉस्फेयर क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे गैस से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। क्लियर है? और इसमें बोलने का फिनोमेना कैसे होता है, ये तो मान लो कोई स्पीकर है और ये कुछ बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग समथिंग, स्पीकर है, कुछ बोल रहा है, क्लियर है, कुछ बोल रहा है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा कि यहाँ का जो पार्टिकल है, ठीक है, जो उसके माउथ के पास का पार्टिकल है, इस पार्टिकल को क्या करेगा, बहुत जोर से वाइब्रेट करेगा। और समझ जब तुम बोलोगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तुम्हारे मुंह के पास जो भी पार्टिकल है, मीडियम के पास, ठीक है, वो पार्टिकल क्या उसमें बहुत जोर से फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो वो जो फोर्स है वो क्या करेगा, एक तरह का कंप्रेशन क्रिएट करेगा, करेगा ना कि नहीं करेगा? जैसे मान लो, सपोज करो, ठीक है, मैं कौन सा एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, अच्छा देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या कहते हैं, बहुत सारा जो है छोटा छोटा वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलूँ मैं, हाँ, तुम्हारे पास बहुत सारा स्मॉल रबर बॉल है, ठीक है, एकदम छोटे छोटे रबर बॉल है, ठीक है, और उसका ढेर है बहुत सारा, एक बक्से में बहुत सारा बॉल रखा हुआ है, तुम बॉल को ऐसे जोर से कंप्रेस करो, ठीक है, तो कंप्रेस करने पे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारा बॉल एक साथ आ जाएगा। ठीक है? तो जब क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे पार्टिकल, बहुत ज़्यादा पार्टिकल एक साथ रहेंगे तो उसका घनत्व तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, डेंसिटी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है? तो जब डेंसिटी हाई होगा उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेस मीडियम। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेस मीडियम। तुमने क्या किया, तुमने बॉल को ऐसे कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो उसको छोड़ो, बॉल क्या होगा, बॉल बॉल में प्रॉपर्टी होता है elasticity का, तो बॉल अपने आप क्या करेगा, शेप को रिगेन कर लेगा, बॉल आपस में दूर भाग जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जैसे तुम बोल रहे हो तो बोलने के बाद क्या हो रहा है कि बोलने के बाद ये जो मीडियम है डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो ये डिस्टर्बेंस मीडियम क्या है तुम्हारा, ये जो मीडियम तुम्हारा क्या है, ये कंप्रेशन है। क्लियर है? अब ये कॉम्प्रेस्ड वेव क्या होगा, यहाँ से फिर बगल वाले मीडियम को पास कर देगा। वेव में यही हो रहा था ना, वेव में क्या हो रहा था कि आपने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि कोई वाटर लेयर है, ठीक है, कोई तालाब है, शांत सा तालाब है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो जब स्टोन को आपने ड्रॉप किया तो यहाँ पे क्या हुआ, वेव क्रिएट हुआ। क्लियर है? अब क्या करेगा, ये अपने एनर्जी मोमेंटम को अपने नियर बाई पार्टिकल को पास कर देगा। क्लियर है? तो पार्टिकल वहीं पे सिर्फ एनर्जी मोमेंटम को पास कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये इसको डिस्टर्ब कर देगा। क्लियर है? फिर ये क्या करेगा, ये बगल वाले को डिस्टर्ब कर देगा, बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, और ये क्या करेगा, अपने और नियर बाई वाले को डिस्टर्ब कर। इस तरह से वेव क्या होता है, प्रोपोगेट होता है। और समझ में, मीडियम के अंदर। तो साउंड भी क्या है, साउंड भी काइंड ऑफ वेव। ठीक है? तो पहले क्या किया, पहले इसने इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मटेरियल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा। ओके? तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा रेयर फैक्टर, मतलब पार्टिकल दूर दूर होंगे, पार्टिकल यहाँ पे दूर दूर होंगे, तो इसको हम दिखाएंगे आर, आर मतलब रेयर फैक्टर। क्लियर है? तो जो पार्टिकल यहाँ पे दूर है, इसका मतलब यहाँ पार्टिकल क्या होगा, पास होगा। ठीक है? यहाँ पार्टिकल क्या होगा, काफी क्लोज बाई होगा, तो इसको बोलेंगे हम कंप्रेशन। कंप्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवाज को सुनने के लिए, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। ठीक है? तो मैं डिस्कस कर रहा था कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ठीक है? तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है? क्योंकि ये वेव जो है, ये क्या कहते हैं, फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, ऐसे ये वेव फ्लो कर रहा है। ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज लॉन्गिट्यूडनल, दैट्स व्हाई इट इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है? नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव? तो वेव दो तरह का होता है अकॉर्डिंग टू मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन।
मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, देखो जरा। पहले वाले केस में क्या था, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो जब डायरेक्शन पैरेलल होगा तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, और डायरेक्शन जब परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, तो जब वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। और वेव क्या करेगा, जब विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकता है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है, तो मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, तो मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट। क्लियर है, तो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड। साउंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। फॉर एग्जांपल जो 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 तुम्हारा मून है, मून पे क्या है, मून पे एटमॉस्फेयर मीडियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई यदि हम बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, इस रूम को पूरा वैक्यूम कर दिया। ठीक है, तो जब वैक्यूम कर देगा तो मैं कितना भी लेक्चर डिलीवर करूँ तुमको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्लियर है, वाई, बिकॉज वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं तो क्या होगा, साउंड ट्रैवल होगा, साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। अब जो लाइट वेव है, लाइट वेव इट कैन ट्रैवल इन मीडियम और विदाउट मीडियम। लाइट कहाँ से आता है, लाइट तुमको सन से आता है। ठीक है, जब सन से अर्थ के पास आता है क्या होता है, बहुत सारा वैक्यूम मीडियम होता है, बहुत सारा मैकेनिकल मीडियम होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब, नॉन मैकेनिकल का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली ये विदाउट मीडियम ट्रैवल करेगा। ठीक है, इट कैन ट्रैवल इन मीडियम, ओके, एंड इट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम ऑल्सो। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड लाइट वेव। ये कैसा वेव है भैया, लाइट वेव इसका एग्जाम्पल है। लाइट इज अ काइंड ऑफ वेव। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया व्हाट इज साउंड। ठीक है, अब दोबारा डेफिनेशन को पढ़ो क्या है साउंड। A type of longitudinal mechanical wave travels in form of rarefaction and compression। ठीक है, rarefaction compression ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होता है rarefaction compression। ठीक, यदि लाइट के पैटर्न को हम बनाए, साउंड के पैटर्न को बनाए, साउंड ऐसे ट्रेवल करे। ठीक है, rarefaction compression, rarefaction compression, साउंड ऐसे ट्रेवल करते। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, किसी मटेरियल की जो इलास्टिसिटी है उसको मेजर करने के लिए एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। व्हाट इज बल्क मॉडुलस, समझो जरा इसको। बल्क मॉडुलस, बल्क तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हो ना, स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो, इलास्टिक। बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होता है समझो जरा इसे। ठीक है, खैर जाओ यार, मेरा फाइल थोड़ा इधर हो जा रहा है। ठीक है, देखो भाई, मान लो कि ये कोई मटेरियल मीडियम है, मीडियम है। देखो, जो मटेरियल मीडियम वहाँ पे पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर होगा, एक सर्टेन वॉल्यूम के अंदर होगा। और समझ में, सर्टेन वॉल्यूम के अंदर होगा। ठीक है, अब तुम क्या करो, यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई, अप्लाई सम प्रेशर। तो जब तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, लाइन क्या होगा, अपने जगह से डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी जगह से क्या होगा, डिस्प्लेस हो गया। क्लियर है, जब डिस्प्लेस होगा तो इसके वॉल्यूम में क्या होगा, इसके वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा। क्लियर है, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, स्ट्रेस होता है फोर्स, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो मान लो कि जो क्यूबाइड है इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, वी है। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, वी है, जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है क्यूबाइड का। क्यूब मान लो यार, क्या दिक्कत, वी प्लस डेल्टा वी क्या है, चेंज वॉल्यूम है।
ठीक है। तो v प्लस डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ड्यू टू या बाई अप्लाइड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के कारण वॉल्यूम चेंज हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम घटेगा, ठीक है जी, प्रेशर तुम लगाओगे तो क्या होगा, इसी कंप्रेस होगा ना, सॉरी, तो प्रेशर लगाइएगा, ठीक है, तो प्रेशर लगाने से क्या होता है, प्रेशर लगाने से चीज़ें जो स्क्वीज होता है ना, ठीक है, जैसे मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, जब तुम स्प्रिंग पे प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने का परिणाम क्या होगा, स्प्रिंग अपने शेप से उसका शेप उसका उसका लेंथ क्या होगा, घट जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, आ रहा समझ में। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है, देखो भैया क्या होगा, वी माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रेस पी, स्ट्रेस पी, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस ए काइंड ऑफ फोर्स, स्ट्रेस पी, स्ट्रेस पी, क्लियर है, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि फॉर अ स्मॉल इलोंगेशन, ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, फॉर अ स्मॉल डिफॉर्म, स्ट्रेस क्या है, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, जो प्रेशर है, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। देखो फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है तुम्हारा v माइनस डेल्टा वी, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है v, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, वी कैंसिल आउट हो गया, मतलब माइनस डेल्टा वी, ये होता है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डिफॉर्मेशन बाई ओरिजिनल, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, p इक्वल टू होगा सम कांस्टेंट, जो कांस्टेंट p है इसी को बोलते हैं बल्क मॉडुलस, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो b आपको दिख रहा है b, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, क्लियर है। और ये हर मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, और बल्क मॉडुलस का वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी कम होगा, ठीक है, बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ, सॉरी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम, कौन सा मीडियम निकालना है, सॉलिड मीडियम है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी। अब देखो यहाँ से आपका अभी जो मैं बता रहा था अभी तक बेसिक था पूरा, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड मीडियम, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो भाई हमने क्या किया, हमने जो है मान लो कि एक ऐसा क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो ऐसा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ठीक है, और ये एक सॉलिड मीडियम है जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जहाँ से हम वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं, कौन से वेव को, साउंड वेव को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जो पर्टिकुलर मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, यहाँ से जो वेव ट्रैवल कर रहा है ये वेव है एस, क्लियर है, और यहाँ से जो वेव ट्रैवल कर रहा है वो है एस प्लस डेल्टा, तो मान लेते हैं हम, ठीक है, मानने में क्या, प्लस डेल्टा। और ये जो एस वेव आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव, कौन सा बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक है, तो कौन सा वेव है, डिस्प्लेसमेंट वेव, देख लीजिए, गेट डिस्प्लेसमेंट वेव गिवन बाय एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, ये वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, आप पढ़े हो ना कि वाई बराबर वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, या वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, तो ये वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने मान लिया एस को डिस्प्लेस, क्लियर है।
अब देखो साउंड वेव में दो चीज़ें होती है, आपने देखा था। पहला चीज़ क्या होता है साउंड वेव के अंदर, पहला चीज़ तो ये होता है कि वेव डिस्प्लेस होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि वेव जो है, ठीक है, वो क्या करता है, मीडियम को कॉम्प्रेस और रेरिफाइड करता है, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन का मतलब ये हुआ कि वेव इज एक्सर्टिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर एट वेरियस पॉइंट, ठीक है। मान लो कि वेव क्या करता है, वेव प्रेशर भी क्रिएट, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर जो है, जो प्रेशर इधर से क्रिएट कर रहा है वो पी है, और इधर से जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो है आपका प्लस पी प्लस डेल्टा पी। जो प्रेशर वेव है, प्रेशर वेव उसका भी क्या तो मतलब सर्टेन इक्वेशन होगा, लेट प्रेशर वेव बी गिवन बाई, क्या करना है नोट। क्या प्रेशर वेव पी बराबर है, ठीक है, पी बराबर, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। पी एस नॉट ओमेगा बाई वी, एस नॉट ओमेगा बाई कॉस ओमेगा टी माइनस, रिजल्ट है, इसको ध्यान, क्लियर है, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना। गुड। यहाँ पे बी क्या है, बी है बल्क मॉडुलस, ठीक है। बी क्या है, बी है आपका बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का बल्क मॉडुलस, तो जिस मीडियम से साउंड ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम का बल्क, क्लियर है। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू होता है पाई बाई टी। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एस नॉट क्या है, नॉट क्या है, तो तुम देखे हो ना कि एस इक्वल टू क्या था, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई बी, है ना। एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई बी। तुमको याद होगा, तुमने जब वेव में पढ़ा होगा कि वाई बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, ये वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है एम्पलीट्यूड, मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे एस नॉट क्या होगा, एस नॉट होगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे एस नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और वी क्या है, वी है वेलोसिटी। टर्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नाउ अगेन लुक एट दिस डायग्राम। यदि मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर पी लग रहा है और यहाँ से प्रेशर लग रहा है पी प्लस डेल्टा पी, कितना लग रहा है, डेल्टा पी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्लियर है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, सही है। तो आप जानते हैं ये बात, ठीक है, बॉक्स में मैं लिखा है। आप जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। बताओ फोर्स कितना होगा, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है बीच वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट पे नेट फोर्स कितना होगा। तो देखो एक फोर्स लग रहा है इधर, इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, प्रेशर इंटू एरिया, क्लियर है, ठीक है। और ये जो क्रॉस सेक्शन है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है आपका पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए। ये फोर्स कितना है, ये फोर्स आपका है प्लस डेल्टा पी इंटू ए, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है राइट में, एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तो नेट फोर्स कितना होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो क्या होगा भाई, नेट फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, वो कितना है, नेट फोर्स
बराबर, ठीक है। एक फोर्स क्या लग रहा था, पी ए लग रहा था राइट में, और प्लस डेल्टा पी ये लग रहा है लेफ्ट में। नेट फोर्स कितना होगा बताओ, फोर्स का डिफरेंस, के माइनस प्लस डेल्टा पी। समझ में आ रहा है जी? कितना हो जाएगा, पी ए कट जाएगा तो कितना होगा ये फोर्स हो गया, नेट फोर्स। ठीक है, ये हो गया नेट फोर्स। समझ में आ रहा है जी, नेट फोर्स क्लियर है, नेट फोर्स। आप बताओ पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू अभी निकाले हो, ये फॉर्मूला याद रखना है, रिजल्ट बी एस नॉट ओमेगा बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा पी बाई डेल्टा वी कितना होगा बताओ, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स कितना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब ये डी पी बाई डी एक्स ही एक तरह से क्या है, डी पी बाई डी एक्स है, क्लियर है। तो डी पी बाई डी एक्स तुमको निकालना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी और एक्स दो वेरिएबल है। कौन कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल है टी और एक्स, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टी के साथ जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कर दो इसको डिफ्रेंशिएट। देखो पहली बात तो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, पहले बाहर आ गया, ये तुम्हारा बाहर आ गया, बी एस नॉट ओमेगा बी बाहर आ गया। अब देखो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कितना होता है, साइन माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स, आई एम सॉरी साइन एक्स, ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। अब ये जो टर्म है ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, यहाँ पे टी क्या है, टी कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स बाई बी क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जब तुम उसको ओमेगा टी एक्स माइनस वी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, आता है ना कि नहीं आता, बताओ। बेसिक चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ओमेगा टी माइनस और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, देखो ये टर्म तो जीरो हो गया, कितना होगा, माइनस ओमेगा बाई वी, एक्स एक्स कट गया तो कितना होगा, डेल्टा एक्स हो गया, माइनस ओमेगा बाई वी, कितना हो गया, ये हो गया भैया देखो, माइनस ओमेगा बाई वी। समझ गए भैया? बताओ यहाँ से डेल्टा पी कितना आ जाएगा, डेल्टा पी, यहाँ से डेल्टा पी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, जो डेल्टा पी की वैल्यू आएगी वो आएगी एस नॉट ओमेगा बाई, ठीक है, माइनस ओमेगा बाई वी इन ओमेगा बाई डी एक्स कॉस एक्स कितना होता है जी, साइन माइनस साइन एक्स, तो मैं भूल गया हूँ, ठीक। जो भी हो देख लो कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो बताओ यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स, एयर फॉर एयर फॉर नेट फोर्स जो, नेट फोर्स बराबर है माइनस डेल्टा पी कितना है जी, देखो डेल्टा पी तुम कितना निकाले हो, डेल्टा पी निकाले हो एस नॉट बाई नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ई एस नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एस नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस टी माइनस, ये निकाले हो, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कितना, एक्स बाई, राइट है। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगा, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, भाई एक्सेलरेशन है फोर्स बाय मास। फोर्स तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो, माइनस ए वगैरह जो
मास को क्या लिखोगे, मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या, हमारा पर्पस है डेल्टा एक्स को उड़ाना। देखो यार डेल्टा एक्स भी होगा, डेल्टा पी है ना, डेल्टा पी, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, यहाँ चला जाएगा ना, यहाँ डेल्टा एक्स, यही होता है माइन्यूट मिस्टेक, तुम्हारा गलती है, ये डेल्टा, ठीक है। ये मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है, रो है, ओके, और वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ मतलब ए इंटू डेल्टा एक्स। तो देखो ये जो ए वाला टर्म जो तुमको दिख रहा है ए इंटू डेल्टा एक्स, ये टर्म क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बचा क्या, बताओ, बच गया तुम्हारे पास ये टर्म, रेस्ट इतना टर्म बच गया, हमारे पास से बच गया कितना, तुम्हारे पास से बच गया बी एस नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन ओमेगा माइनस एक्स, टी माइनस एक्स बाई, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी देखो सिर्फ ए डेल्टा एक्स कटा है तो रो भी बच जाएगा, ठीक है, रो भी बच जाएगा, रो भी बच जाएगा, ठीक है, रो भी बच जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, पर तुम गलती कर दी, माइनस भी होगा, ठीक है, माइनस हो गया, ये हो गया माइनस एस नॉट बाई रो ओमेगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, टी माइनस एक्स बाई भी, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक्स बाई। अब यहाँ पे एक काम और करो, इसको तुम क्या करो, इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर ए, अल्फा मान लो यार, 1 2 तुम ऑलरेडी माने हैं, अल्फा मान लो। अब देखो तुम जानते हो कि वी हैव ऑलरेडी, हमने एस का जो वैल्यू निकाला वो कितना निकाला है, तो हमने माना है एस इक्वल टू एस नॉट, क्या माना है, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई भी, चेक कर लीजिए एस इक्वल टू हमने माना है एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई भी, क्लियर है। तो डी एस बाई डी टी क्या होगा बताओ, तो डेल एस बाई डी टी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल क्या है टी, दूसरा वेरिएबल क्या है एक्स, ठीक है। जब एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अदर को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। डेल एस बाई डेल टी कितना होगा बताओ, देखो एस नॉट तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस, कॉस ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई भी, और एक्स बाई भी तो कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का ओमेगा फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। फिर क्या करो, फिर निकालो आप डी टू एस बाई डी टी टू, ठीक है, तो डी टू एस बाई डी टी टू क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा एस नॉट, ठीक है, और कॉस ओमेगा मतलब माइनस साइन, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई भी, और जब तुम इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक और ओमेगा आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, तो अब मान लीजिए बीटा, तो अब क्या मान लिया बीटा। देखो ये भी एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है, इक्वेशन नंबर बीटा, और इक्वेशन नंबर अल्फा ये भी क्या है तुम्हारा, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कि दिस टर्म बी एस नॉट बाई रो ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इस साइन वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, इतना ही आएगा ना। तो कंपेयरिंग इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, एक बार चेक करने दो मुझे, ठीक है, यही है ना, यही है, दोनों कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, कंपेयरिंग इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, कंपेयरिंग इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड, समझ गया जी, है, बुझे, अब बुझे, देखो कितना है, बी एस नॉट बाई रो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, बी एस नॉट बाई रो, एस नॉट बाई रो
ओमेगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चेक करते रहिएगा, गलती हो जाएगा तो फिर पूरा फॉर्मूला गलती हो जाएगा, ठीक है। ई एस नॉट बाई रो ओमेगा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, साइन वाला टर्म को काट दिया, ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर कटने वाला है, देखिए तो भाई कटने वाला है, कट गया, ओमेगा स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो देखो भाई, बी बाई रो, ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर, कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। यहाँ से वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट बल्क मॉडुलस, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यही फार्मूला आपको डिराइव करना था, ठीक है, इट वॉज वेरी इजी फार्मूला। क्लियर है? तो एक बार फास्टली इसको हम रिकैप कर लेते हैं, फिर इसको हम आगे जो टॉपिक होगा उसको अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो लंबा होगा फिर आप लोग इरिटेट हो जाओगे, होगा ना कि ना होगे बताओ, तो इरिटेट हो जाओगे, ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। और एक बार फास्टली हम रिकैप करते हैं इसको। हमने सिंपली क्या किया, देखो हमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। तो पहले वाला जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे प्रेशर पी है, और यहाँ पे प्रेशर पी प्लस डेल्टा पी है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट एस प्लस डेल्टा एस है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया, वेव के आंसर वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने लिया एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये वेव का स्टैंडर्ड है भाई। फिर हमने क्या किया, मान लिया कि प्रेशर, अच्छा ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि प्रेशर का इक्वेशन होता है, वैसे मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ बट इसका नीड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। इसका नीड है नहीं तो इसको डिराइव मत कीजिए, खाली आप रिजल्ट को याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या है कि अच्छा वो आएगा साइन के टर्म में, ये आएगा कॉस के टर्म में, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ क्या आएगा, बी एस नॉट ओमेगा बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि जब आप टोटल फोर्स आप निकालते हो, ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना आता है, टोटल फोर्स आपका आता है पी ए माइनस पी प्लस डेल्टा पी इंटू इक्वल टू माइनस ए डेल्टा, ठीक है। तो पी ऑलरेडी इतना दिया हुआ है, ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ से डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स डेल्टा पी निकाल लिया, तो डेल्टा पी की इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब प्रेशर आपको मालूम हो गया डेल्टा पी, तो आपने फिर आप क्या किया, डेल्टा पी निकालने के बाद आपने फिर क्या किया कि आपने निकाला क्या कहते हैं, नेट फोर्स निकाला। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एरिया इंटू प्रेशर, यही होता है ना फोर्स, फोर्स प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, सर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा पी इंटू ए, तो हमने निकाल लिया फोर्स, ठीक है। जब फोर्स निकाल लिया तो हमने निकाल लिया कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को मालूम हो गया, ठीक है। जब एक्सेलरेशन हमको मालूम हो गया तो हमने फिर क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को अप्लाई करते हुए दोबारा निकाल लिया एक्सेलरेशन, क्लियर है। और दोनों एक्सेलरेशन को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया v इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो, वेयर b इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम और रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे b क्या है, b है बल्क मॉडुलस, है बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम। रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ, जो आपका लेप्लास करेक्शन वाला रह गया है, ठीक है। और मतलब जो भी एक दो रह गया उसको मैं अगले क्लास में करा दूँ, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि जैसे यदि आपको मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है सॉलिड मीडियम के अंदर, ठीक है, तो सॉलिड मीडियम के अंदर हम क्या करते हैं कि बल्क मॉडुलस को रिप्लेस कर देते हैं यंग्स मॉडुलस से, ठीक है। सॉलिड मीडियम, सॉलिड मीडियम, तो इसको निकालने का अलग तरीका नहीं है, पहले आपको फार्मूला ऐसे डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इन सॉलिड मीडियम बल्क मॉडुलस इज रिप्लेस्ड बाई यंग्स मॉडुलस, रिप्लेस्ड बाई यंग्स मॉडुलस, therefore velocity of sound in सॉलिड मीडियम होगा इक्वल टू यंग्स मॉडुलस बाई डेंसिटी।
ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे तैयारी करते रहें, ठीक। थैंक यू।